हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सभी। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, सेट्स। है ना, बहुत सी इच्छा होगी तुम्हारी कि सर नए नए क्लास 11th में आए हैं और अब तो हम बस फोड़ देंगे, मैथ ले ली मैंने सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट नोट ये आपके लिए कि अगर आपको आर डी शर्मा क्लास 11th पढ़नी है, सारी एक्सरसाइज करनी है, सारे एग्जाम्पल समझने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो अपना चैनल है क्लास 11th के लिए स्पेशली, वहाँ पे आपको 11th के ही कंटेंट मिलेंगे। ये मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि बेसिक आइडिया तुम्हें एनसीईआरटी का होना चाहिए। जिसको नहीं है वो इनको देख ले, कम से कम सारे चैप्टर के तुम्हें बेसिक आइडिया दिए जाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया जाएगा कि इतना इतना आइडिया तुम्हें होना चाहिए। बाकी हम प्रॉपर तरीके से आर डी शर्मा के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर लिंक काम नहीं कर रहा तो मैं बता देता हूँ, अनूप क्लास 11th मैथ्स सर्च कर लेना, अनूप क्लास 11th मैथ्स। ओके, चलो फिर बात करते हैं सेट की। सबसे पहला चैप्टर है तो मतलब बेसिक होगा, और बेसिक के साथ साथ ऐसा चैप्टर भी होगा कि आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था क्लास 9th में 10th में, तो बहुत सी छोटी छोटी बातें थी जो आगे काम आ रही थी। मैं नहीं कह रहा कि पूरा चैप्टर काम आएगा, बट कुछ कुछ बातें कहीं कहीं काम आएंगी, तो हमें पता तो होना चाहिए। तो हर एक छोटी छोटी बात को नोट करना, समझने की कोशिश करना, और अगर तुम्हें आता है तो रिवीजन हो जाएगा। चलो फालतू बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब फालतू तो नहीं थी बट काम की बात थी ना। अब किसी को लग सकती है वो अलग बात है कि दिल पे ले ले, नहीं सर आपने ऐसा कैसे कहा। अब देखो सेट का मतलब क्या है। अगर दो आदमी हैं या चार आदमी बैठे हैं और उनसे एक सवाल पूछा गया, भाई चार आदमी बैठे थे और उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, अगर चारों ने सेम आंसर दिया है, चारों ने सेम आंसर दिया है, मतलब कुछ भी पूछा जाए उनसे और चारों सेम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है इज नोन एज दैट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज सेट। उस इन्फॉर्मेशन को तुम सेट कह सकते हो, या जो उसके अंदर बातें हैं। मान लो एक बच्चे ने कहा कि होल नंबर्स लेस देन 10। आपको किसी ने कहा कि होल नंबर्स लेस देन 10 होने चाहिए। अब तुम चार बच्चों से तुमसे टीचर पूछ रहे हो और तुमने कहा देखो सर इसका आंसर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अब इसके अलावा तो कोई कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि भाई होल नंबर्स भी होने चाहिए और 10 से कम होने चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होंगे 9 तक। इन सब इंफॉर्मेशन को कर्ली ब्रैकेट में पुट कर देना ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। सर ये सेट है, और इस सेट की कौन सी फॉर्म है, इसमें दो फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है या जिसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जिसमें बातें बताई जाती हैं कि इससे सेट बनाना है, इसको तो बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और उस सेट बिल्डर फॉर्म से तुमने टेबल की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में लिखा है, उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं। अब इसको किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दो और कर्ली ब्रैकेट में रख दो, और जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स जिनको बोले उनको तुम कोमा से सेपरेट कर दो। ये बेसिक बात होती है सेट की। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। कई क्वेश्चन तुमने एनसीईआरटी में देखे होंगे कि वो तुम्हें लगता है कि सर ये सेट है या नहीं है। देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैं उन सब बातों को बता रहा हूँ तो तुम्हें तुमने पढ़ ली होंगी या फिर तुम पढ़ रहे होंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका कलेक्शन ही क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। और उस कलेक्शन को सेट कब बोलेंगे, जब ये कलेक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का सिंपल सा मतलब एक याद रखो कि अगर पांच बच्चों से एक चीज पूछी जाए और वो पांचों सेम आंसर दे रहे हैं तो वो वेल डिफाइंड है ना। अब जैसे तुमसे कहा कि तुम्हारे स्कूल में बच्चों के फेवरेट टीचर कौन से हैं, तो जरूरी है सारे होंगे, सबके सेम टीचर होंगे, नहीं होंगे ना। वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो कलेक्शन जरूर है, ठीक है। इस बात से तुम आइडिया लगा सकते हो। तुम्हारी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें बॉयज कौन से हैं, बॉयज के नेम ऑफ बॉयज या नेम ऑफ गर्ल्स, तो तुम्हारी क्लास के सबके लिए डिफाइन है, सब सेम ही बताओगे, आगे पीछे बता दो। ये बहुत बड़ी बात याद आई मेरे को कि अगर 3 को यहाँ लिखा और 4 को यहाँ लिखा, किसी बच्चे ने इनको इंटरचेंज करके आगे पीछे लिख दिया, तो क्या ये सेट है, हाँ है, आगे पीछे हो सकते हैं। दूसरी बात इसमें जो मेन है, अगर तुमसे कभी भी ऐसी चीज के बारे में पूछ रहा है, जैसे मान लो वो तुम्हें कह रहा है कि स्कूल वर्ड के लेटर्स का सेट बनाओ, लेटर्स इन वर्ड स्कूल, तो लेटर्स इन वर्ड स्कूल, ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर। इससे तो सेट बनेगा, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इससे हम क्या बनाएंगे, सेट। तो हमने कहा ए एक सेट है जिसमें स्कूल के जो वर्ड्स है, स्कूल वर्ड में जो अल्फाबेट है उनका सेट है। तो आपने लिखा SCHOL, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने ओ एक बार ही लिखा है, यही बताना चाहता है कि सेट में
आपको चीजों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दो। अगर कोई चीज 2 बार रिपीट हो रही है, 3 बार, 5 बार, कितनी बार भी हो रही है, तुम्हें बस उसको एक बार ही लिखना है। क्या बात क्लियर हो रही है? ये इतनी बात। अब ये बताओ, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ उसको भी बात समझ में आ रही होगी, और जिसने पढ़ा हुआ उसकी थोड़ा रिवाइज हो रहा है कि हाँ यार सर, बात तो सारी पॉइंट टू पॉइंट ही चल रही है, कोई ऊपर से नहीं जा रही, या फिर मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। अब कई बार क्या होता है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे, तो मान लो ये ए सेट है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा हूँ मैं, तो आप कहोगे एक्स सच दैट एक्स, सच एक्स है वो क्या है बताओ इसको, सच दैट, ये 2 पॉइंट कॉलम, सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ये लो, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, एस बी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इसकी क्या है, टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टी एफ एस बी एफ। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है भाई? किसी भी चीज़ की सर सेट बनाने के लिए उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। टेबुलर फॉर्म का मतलब उसकी जो बात वो बोलना चाह रहा है उनको हम एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे। अब इतनी बात जिसको समझ में आ रही है उसको थोड़ा बहुत सेट समझ में आ रहा होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इससे रिलेटेड तुम्हारी एक एक्सरसाइज है, उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है बिलोंग्स टू। क्या है? बिलोंग्स टू। ये एक बहुत ही मजेदार बात है जो तुम्हें क्रिएट करने पे या समझने पे कब समझ में आएगी पता है? दिमाग पे जोर कब पड़ेगा, जब तुम पढ़ते हो सबसेट, वहां पे बिलोंग्स टू और सबसेट में एक चीज समझ में आती है कि यार ये बिलोंग्स टू काम में ले कि सबसेट काम में ले। तो उस चीज के लिए पहले तुम्हें बिलोंग्स टू समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है। मैं तुम्हें एक सेट बना के दे रहा हूँ कि ए एक सेट है बच्चा, जिसके अंदर 9, 10, 11, 12 है। ये जो अंदर लिखे हैं ये मेरे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स। अब मैंने कहा कि 10 है वो ए में है, 10 किस में है, ए में है ना, 10 ए का एक एलिमेंट है, इस बात को समझो। ठीक है, और मैंने लिखा 15 ए का एलिमेंट नहीं है। 10 जो है वो ए का एक एलिमेंट है, दिख रहा है साफ साफ। तो इस चीज को हम बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से कैसे समझेंगे? बिलोंग्स टू, उसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, एप्सिलॉन जैसा ना, ई होता है, बट वो ई ऐसा ई नहीं होता, ये ध्यान रखना ना। यू जैसा, यू ऐसा होता है ना, उसको टेढ़ा करो और उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा। ठीक है, ये बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। तो इस चीज को मैं लिखूंगा 10 जो है एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट से, 10 बिलोंग्स टू ए। और इस चीज को लिखूंगा मैं 15, काट दो इसको, नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रही बात? कि एलिमेंट हमेशा सेट से बिलोंग करता है, सेट कभी एलिमेंट से सेट से बिलोंग नहीं करता, सेट कभी सेट से बिलोंग नहीं करता है, बात ध्यान रखना। एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा, इस चीज को लिख लो कहीं पे, चाहे हिंदी में हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि कई बार हिंदी अच्छे से समझ में आती है। तो ये है बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो तुम मेरे हिसाब से 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद कुछ हमारे पास आता है कि कुछ सेट्स होते हैं, उन सेट्स को हमें पढ़ना है। मैं यहाँ पे सेट लिख लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें सेपरेटली सबके बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन सेट्स की। एक होता है एम्प्टी सेट। क्या मतलब है? देखो, एम्प्टी सेट का मतलब है कि एक ए सेट है जिसको मैंने डिफाइन किया कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर है ना। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। ठीक है ना। इस चीज को दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जिसको ये नोटेशन नहीं पता, थोड़ी देर रुको, मैं सारी नोटेशन तुम्हें बताता हूँ कि नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल क्या होता है ना। सच दैट 5, ये लो, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब इसने क्या कहा है कि आपके पास एक सेट होगा A जिसमें x एलिमेंट होंगे। कैसे होंगे? x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और एंड और नहीं बोल रहा मैं,
x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। तो मेरे को बताओ, ये 5 है और ये 6 है, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर है? 5.1 5.2 ऐसे कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है सर, नो। तो ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, तब तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, खाली है, इसका मतलब क्या है? खाली। या फिर ए को तुम बोलो 5, ए को क्या बोलोगे? 5, ए इक्वल्स टू 5, कर्ली ब्रैकेट मत लगा देना भाई, कर्ली ब्रैकेट मत लगा देना, कभी ऐसे लिख दोगे ना, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब है 5 मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक सेट है जिसके अंदर 5 है, 5 एक एलिमेंट बन गया। यहाँ पे 5 का मतलब है कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब है कि सेट के अंदर 5 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ये डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आ रहा होगा तुम्हारे को, सर एक सेट होगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम दो कर्ली ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सिर्फ 5 लिख के काम चला सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना यार, ऐसे मत चले जाना, नहीं समझ में आया तब भी मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मज़ा नहीं आ रहा। चलो देखेंगे उस चीज़ का भी कोई समाधान निकालूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमने शुरुआत की है ना। ना एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट से पहले, इन दोनों से पहले मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी पड़ेगी। देखो तुम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे ये तुम्हारे नेचुरल नंबर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स की फॉर्म में, कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख देंगे कि एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर हमारा आता है होल नंबर्स, होल नंबर में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं 2 तक लिखूं, 1 तक लिखूं, 3 तक लिखूं, यार ये तो लगभग 2 3 डिजिट लिखनी होती है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा इंटीजर्स, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, ठीक है। और इंटीजर्स को, इंटीजर्स होते हैं कौन से? 0 1 2 3 इधर और -1 -2 इधर, ऐसे 3 डॉट से रिप्रेजेंट करना। अब इंटीजर में दो चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर है 1 से लेके इधर वाले, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चा? पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 से इधर वालों को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस बोलते हैं, नेगेटिव को जेड माइनस, जेड के ऊपर पावर लगा दो प्लस माइनस। फिर तुम्हारा आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब है क्यू, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होता है? अब दिक्कत क्या आएगी, देखो हर चीज का समाधान ढूंढा गया था, अब इनको तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो 0 1 2 3 ऐसे करके, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके, कर्ली ब्रैकेट में समझ में आता है कि ये सेट के एलिमेंट है। हाँ, बट इसमें कैसे लिखोगे भाई? 0 से लेके, ध्यान से सुनो, 0 से लेके 1 के बीच में बहुत सारे नंबर है जो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को दूसरी बात से हम ये भी तो समझ सकते हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद करो ये बात पढ़ी हुई है तुम्हारी की। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, रिकरिंग भी बोलते हैं। तो ये तो सर इनफाइनाइट नंबर्स है, दो नेचुरल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट है, तो वैसे तो इनफाइनाइट के बीच में कितने इनफाइनाइट होंगे? तो इनके लिए हमें इंटरवल पढ़ने पड़ते हैं। सेट में इंटरवल क्यों पढ़ना पड़ता है, कईयों को समझ में नहीं आता कि क्यों पढ़ा तुमने इंटरवल। ओपन इंटरवल लगाए, क्लोज इंटरवल लगाए, है ना, क्लोज लगाए दोनों साइड में, एक साइड में ओपन क्लोज, ये क्यों पढ़े थे? इसलिए पढ़े थे कि सर हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्ट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेट बिल्डर में तो लिख सकते हैं बट टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमें इंटरवल पढ़ना पड़ा था। अब ये बात जिसको नहीं पता तो उसके लिए तो यार कमेंट बनता है, एक प्यारा सा कमेंट बनता है जिसको देखो। फिर रेशनल नंबर के बाद हमारे पास आए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आए थे, इनको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इनका सबका बाप आया था उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, जो क्या होता है? आर होता है। रियल नंबर में कौन कौन होते हैं? रेशनल और इरेशनल। अब ये बात तुम्हें एक बार और पढ़नी पड़ेगी, अब उसके लिए तुम्हें सबसेट पढ़ोगे तब पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए रियल नंबर आर होता है। दिक्कत कौन? नेचुरल होल तो पढ़ते आ रहे हो, इंटीजर जेड होता है,
रियल नंबर आर होता है। ये दो को थोड़ा सा और याद कर लो, क्यू टी करते करते घूम जाओगे। क्यू मतलब रेशनल, क्यू मतलब रेशनल, टी मतलब इरेशनल। याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक दो दिन टाइम लगता है, मेरे को भी लगता है ना, मेरे को भी लगा था स्टार्टिंग में। अब सुनो, हम पढ़ रहे थे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट का मतलब है तुम उसमें एलिमेंट काउंट कर सकते हो। क्या मतलब है? एलिमेंट्स आर काउंटेबल। इसका मतलब है एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। अब इसमें भी कई बार है ना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे जहाँ पे डॉट लगा देते हो उसको इनफाइनाइट सेट समझ जाओ, कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए। ये ध्यान रखना भाई, कर्ली ब्रैकेट की जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था ना, ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों? इसमें एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। होल नंबर इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट, क्यू टी आर सब इनफाइनाइट सेट्स है। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिसमें एलिमेंट फिक्स होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 10 से छोटे इवन इंटीजर्स बता दो, या 10 से छोटे इवन नहीं बोलूंगा, 10 से छोटे पॉजिटिव इवन बोलूंगा फिर तो मैं इंटीजर। 10 से छोटे नेचुरल नंबर तो तुम बोलोगे 10 से छोटे नेचुरल नंबर 2, 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, ये चार ही है। तो ये फाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। अब कहीं कैसे कहेंगे सर सबसे जहरीले जानवर है ना, सेट ऑफ एनिमल्स, तो भाई साहब एनिमल काउंट हो सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि एनिमल बहुत सारे होते हैं, है ना, तो वो अलग बात है, ये बात ध्यान रखना। तो लास्ट में हमारे पास बचते हैं इक्वल सेट, ये टॉपिक बचता है। उससे पहले हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ो प्यारी प्यारी भाषा में। अभद्र भाषा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्यारी प्यारी भाषाओं में समझा रहा हूँ। अभद्र भाषा मतलब कई ऐसे कहते हैं कि कहाँ से आ जाते हो, तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता। यार भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हर आदमी सीखता है, गलतियाँ होती हैं, हम भगवान नहीं हैं। और पैसे थोड़ी ना यार सबको पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे ना। नाउ इक्वल सेट का मतलब समझो। इक्वल सेट, सर देखो दो सेट हैं, उनके बीच की बात चलेगी, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है पी क्यू आर एस। दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके एलिमेंट सेम हो। सेम है क्या? नहीं है। फिर मैंने कहा सी सेट है जिसके एलिमेंट है बी सी ए डी, और एक डी सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और एक ई सेट है जिसके एलिमेंट है ए सी डी बी। अब तुम एक मिनट सोचो कि इनमें से कौन से इक्वल और कौन से इक्वल नहीं है ना। और फिर मैं ई सेट बना देता हूँ जिसमें पी क्यू आर है, और एफ सेट बना देता हूँ जिसमें पी क्यू है। दो ही है बस, है ना। बनाने को और भी बना सकते हैं, बट इतनी चीज़ों पे एक बार ध्यान दो और तुम सोचो कि कौन से इक्वल सेट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। फिर मैं बताता हूँ और फिर तुम क्लियर करना अपने डाउट्स को कि ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। पहली बात, अगर सेट इक्वल हैं तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। पहली बात, दो सेट इक्वल हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो सर ये दोनों तो किसी के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एलिमेंट इन चारों के तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, फिर मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू सी। ए और सी में सेम एलिमेंट है, लिखे हुए आगे पीछे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सेट में एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी इसमें है, इसमें भी है, सी इसमें, इसमें भी है, ए इसमें, इसमें भी है, डी इसमें है, इसमें भी है। फिर तुमने कहा सर ये ए और डी इक्वल है, सी और डी इक्वल है, तो ए सी डी तीनों इक्वल है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई की अगर मैं बात करूं तो ए सी डी बी चारों एलिमेंट है, तो ये चारों सेट आपस में इक्वल है। अब तुम इधर लिख सकते हो कि ए इज नॉट इक्वल टू ई नॉट, या यहाँ पे लगा दो कि नॉट इक्वल टू ई, ऐसे ई सॉरी, अच्छा ई दो बार लिख दिया क्या, चलो जी लिख देते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज नॉट इक्वल्स टू जी, वहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो क्या बात क्लियर हुई इक्वल सेट तक? कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। तो ये एक्सरसाइज 1.2 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि 1.2 तक मेरे बच्चों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। छोटा मोटा चल सकता है, छोटा मोटा तो देखो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास नॉलेज कितनी है। अब जहाँ डाउट आ रहा है इसका मतलब तुमने एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं है ना।
पढ़ा है, पर उस उतने जितना तुम्हें रिक्वायर्ड था उतने के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करो आगे वाले चैप्टर्स में। अगर तुम पहले वीडियो देख रहे हो या साल के लास्ट में देख रहे हो तब अलग बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। लास्ट में तुम्हें फिर कहता हूँ, क्लास 11th आर डी शर्मा के लिए सेपरेट चैनल बना लिया गया है, वहाँ पे पढ़ाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे फिर वही है ना, 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं यार, फिर 11th के पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसलिए। ठीक है, बाकी कोई वो नहीं है कि अपन बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, अभी तक तो नहीं हुए, फ्यूचर में हो जाएंगे, देखेंगे, है ना। बट हमारा मोटिव ये रहेगा, हम ऐसे ही प्यार से पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट आते रहेंगे, बुरे आते रहते, कोई दिक्कत नहीं, उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।